हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्त, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पेट एग्ज़ाम है, जिसका डेट जो है 15 से 16 अक्टूबर 2022 को निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड रही, अंकित भाटी सर की जो बुक है, इसको जो है वो देखा जाए और कंप्लीट कराया जाए। तो यह बुक जो है आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगी, 300 रुपये में मिल जाएगी, क्योंकि 399 प्राइस है, तो 300-325 के आसपास जो है आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिलेबस पर, नए पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। भारतीय इतिहास जैसे कि दिया है, टोटल आपके सिलेबस में 13 पॉइंट दिए गए हैं, 13 टॉपिक हैं। पहला जो सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास, तो इसके तहत जो 13 टॉपिक हैं इनको कवर किया गया है, प्रॉपर वे में अच्छे से बताया गया है। इसके बाद भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर जो है इंक्लूड किया गया है, प्रश्न और उत्तर के साथ। ठीक है, तो टॉपिक वाइज नहीं, भारतीय इतिहास जैसे कंप्लीट होगा 13 टॉपिक, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसी तरह सारे टॉपिक को कवर कराया गया है। तो टोटल जो पेज है 544 पेज की बुक है दोस्तों। कितना? 544। जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स आप देख सकते हैं, पेज से कहाँ तक क्या जो है वो इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सा टॉपिक इस पेज पर है। तो टोटल जो पेज है वह 544, ठीक है, यानी 544 पेज की ये जो है बुक है, 300 रुपये में मिल जाएगी आपको। तो बुक से कवर करना चाहें तो बुक से कवर कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कवर करना चाहते हैं तो चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस बुक को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी जो घटना चक्र वाली सीरीज़ है यूपीएससी पेट 48 हल प्रश्न पत्र हैं, उसको तो कवर करना ज़रूरी है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके प्रश्न सरा उसकी व्याख्या अति महत्वपूर्ण होती है। 60 टूडा पॉइंट नोट के लिए आप 2021 एडिशन को आप कवर कर लीजिए, सेम डिट्टो वही है, कुछ परिवर्तन नहीं, उसकी ऑलरेडी वीडियो आपको चैनल पर पड़ी हुई है। बाकी 48 हल प्रश्न पत्र 2022 एडिशन उसको कवर कराया जाएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि वह ज़रूरी है। बाकी जो टू द पॉइंट है वो सब इसी में आप देखेंगे, इस बुक के माध्यम से कवर हो जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको कवर कराया जाएगा। कंटेंट ठीक ठाक है, प्रॉपर वे में कंटेंट को बताया गया है, तो ठीक ठाक लगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक केवल क्लिक करना होता है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन उसमें भी आप लोग लेजीपन दिखाते हैं, ठीक है। उसमें केवल कुछ नहीं करना, केवल क्लिक कर देना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान नाम से भी जो है वो जानी जाती है। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तानी जो पंजाब स्थित हड़प्पा है, तो हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है? तो पंजाबी जो पाकिस्तान है, ठीक है, पंजाब जो पाकिस्तानी पंजाब, वहाँ पर जो है ये हड़प्पा लोकेटेड है, जो कि एक नगरीय संस्कृति की एक महान खोज की गई थी। वर्ष रहा 1853। 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए, हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी, और मुहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, उनका ध्यान नहीं दिया, उन्होंने महत्व इसका नहीं समझा। फिर वर्ष आता है 1921 में, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। एक अन्य इतिहासकार रहे राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई रही राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। तो ये सब एग्जाम में आपके पूछे जा चुके तथ्य रहे हैं। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। इसलिए इस सभ्यता का जो नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता रखा गया।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका भौगोलिक विस्तार देखिए। तो भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे तो आकार जो है वो त्रिभुजाकार आकार है, और जो पूरब से पश्चिम जो इसकी स्थलीय सीमा का जो विस्तार है 1500 किलोमीटर है। इसके बाद यहीं पर देखेंगे तो अगर पूरा उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे तो ये 1200 किलोमीटर के आसपास लगभग है। ठीक है, तो और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थलीय जो है स्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे यह जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, जो कि हिंडन नदी पर लोकेटेड है। ठीक है, नदी वगैरह भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद मांडा आता है, जो कि आपका चेनाब नदी पर लोकेटेड जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तरी सीमा है। सूतकांगे डोर की अगर बात करोगे तो यह जो है आपका पड़ता है दास्क नदी। ठीक है, दास्क नदी, तो दास्क नदी जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड होगा। इसके बाद दैमाबाद महाराष्ट्र का सबसे दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिणी स्थल है। भौगोलिक सीमा विस्तार में देखेंगे तो यह जो है किस नदी पर होगा, तो यह जो है वहाँ पर कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद महाराष्ट्र है। अभी तक प्राप्त तथ्यों के जो आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में नर्मदा की मुहाने तक तथा पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार आकार है। काल निर्धारण, ठीक है, काल निर्धारण, तो काल निर्धारण में रेडियो कार्बन जो पद्धति के अनुसार जो C14 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो कंकाल निकले थे सभ्यता में, कंकाल के ऊपर जो है वो वैज्ञानिक पद्धति जो आपका ये रेडियो कार्बन, इसके अनुसार जो है समय का जो निर्धारण किया जाता है। बताया जा रहा है कि नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक है। तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और यही आप टाइम, इसी समय को आप देखेंगे तो वार्षिक देखिए कई बुकों में कई तरह का इस रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भी समय अलग अलग दिया गया है। यही यदि आप घटना चक्र पढ़े होंगे तो घटना चक्र में जो है 2300 से लेकर के जो है वो 1700 ईसा पूर्व तक बताया गया है। तो 2300-1700 ईसा पूर्व भी याद रखना दोस्तों। काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल द्वारा किया गया। उन्होंने वर्ष 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। तो सबके अलग अलग तथ्य हैं, खासकर आपको जो याद रखना है वह NCERT, साथ ही साथ रेडियो कार्बन पद्धति जो डेटिंग्स, इसको याद रखिएगा। यही तथ्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन दोनों को ज़रूर याद रखना। बाकी एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेना। जॉन मार्शल का देख सकते हैं, माधव स्वरूप वत्स का देख सकते हैं, बाकी इस दो को ज़रूर याद रखना। NCERT का जो बताया जा रहा है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। और आपके सिलेबस में लिखा भी गया है, नीचे नोट आप देखेंगे सिलेबस में, तो जो भी तथ्य होंगे वह NCERT आधारित होंगे। तो आपको NCERT ज़रूर याद रखना है, 2500 से 1800 ईसा पूर्व। नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह प्राप्त मानव कंकाल है। तो मानव कंकाल निकलता था तो उसका परीक्षण किया जाता था, उसको परीक्षण करके उस अनुमान जो लगाया जाता था, ठीक है, तो पता चल ही जाता किस काल की रही होगी रेडियो कार्बन पद्धति। तो जो मेन रहा है काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत यदि पूछा जाता है तो बताइएगा मानव कंकाल। साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या रही, जो लोग रहते थे, उसमें जो है कम से कम 4 प्रजातियां थीं, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलायड। कुछ विद्वान दिए हैं और इन विद्वानों के अनुसार जो सिंधु सभ्यता के निर्माता रहे हैं वह बताए जा रहे हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि जो सिंधु सभ्यता है वह आर्यों के द्वारा निर्मित रही। गार्डन चाइल्ड बोल रहे हैं सुमेरियन, व्हीलर कह रहे हैं दासयु मदस्यु, जबकि राखल दास बनर्जी का कहना है कि द्रविडियन जो है निर्माता रहे हैं सिंधु सभ्यता के।
तो ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग अपना अपना मत है। अगला तथ्य है, विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़, बहुई, सुमेरियन, बाहिक, असुर, दारू है ना, दारू आर्य आदि प्रजातियों से संबंधित बताया गया है। तो खासकर जो आपको जो ज़्यादा लोगों का मत है, ज़्यादा विद्वानों का जो मत है, किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो अनुमान लगाते हैं, ठीक है भाई, हिस्ट्री ही तो है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो जो मानते हैं कुछ साक्ष्य के आधार पर, तो वह द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो याद रखिएगा, द्रविड़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो माइंड में बस, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल है, और यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन सकते हैं, कौन से स्थल से क्या मिला। ठीक है, इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है, इसका जो विस्तार है वो भारत ही नहीं, पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान में भी जो है इसके क्षेत्र जो है वो मिले हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में है मुंडीगाक, सोर्तघोई जैसे 2 हड़प्पाई स्थल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से लेकर के पश्चिम से 1500 किलोमीटर है, वहीं पर उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह 1200 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जो दिए हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला स्थल है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का है। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के कई पुरा स्थल स्थित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मकरान तट है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि मकरान जो तट है किस स्थल से होगा, तो याद रखिएगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। पहला है सुतकांगेडोर, जो कि दास नदी के मुहाने पर स्थित है। सुतका कोह, जो कि सादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है, और बालाकोट है जो कि बिंदार नदी की मुहाने पर स्थित है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो, सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो सुतकांगेडोर है, जो कि दास्क नदी पर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद याद रख लो सुतका कोह जो है ये किस नदी पर है, तो यह भी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। शादी कौर नदी पर, बालाकोट जो है वो बिंदार नदी की मुहाने पर। इसके बाद आता है उत्तरी पश्चिमी सीमांत। तो यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका सिंधु। तो सिंधु में जो है मोहनजोदाड़ो, चन्नूदड़ो, जोडीरो, जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद, रहमान ढेरी, राड़ा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते। तो खासकर इसमें मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, आमरी और ठीक है, इन तीनों को जरूर याद रखना। कोटदीजी भी है। बहावलपुर है ना, पुर आ गया, बहावलपुर। तो यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित हैं। इस मार्ग का नाम हाकरा है और इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है, जो प्रकटता बहुत बड़ा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बहावलपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है किस नदी के मार्ग पर स्थित है, तो सरस्वती नदी याद रखो, बस इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और बहावलपुर लोकेटेड कहाँ होगा? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्घर नदी कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है वह कालीबंगा है। तो कालीबंगा आगे आप पढ़ोगे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा कहाँ पर लोकेटेड है? या राजस्थान में है, और पूछा जाता किस नदी पर है, तो या घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। जहाँ पर पूछा जाता है कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं उसमें सरसों बोया हुआ, तो ये साक्ष्य वहीं कालीबंगा से आगे देखेंगे डिटेल में। हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा का जो महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल है हिसार जिले में स्थित बनावली है। तो बनावली कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा में है। इसकी अतिरिक्त मिठातल, राखीगढ़ी, तो हरियाणा का राखीगढ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। बालू नामक स्थलों को भी उत्खनन किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हरियाणा के स्थल वह बनावली और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खासियत है
जैसे कि पूरा जो सिंधु घाटी का विस्तार है, तो सिंधु घाटी के अंदर जो भी स्थल हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो वह सबसे बड़ा स्थल है। यदि भारत का पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा हिसार में लोकेटेड है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल पूछा जाता है तो राखीगढ़ी बताइएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो बताइएगा। अब बात करते हैं पूर्वी पंजाब की। तो पूर्वी पंजाब का जो क्षेत्र है वह महत्वपूर्ण स्थल जो है रोपड़ है, ठीक है। तो रोपड़ भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रोपड़ जो है वो कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में है, साथ ही किस नदी पर है। तो यह सतलुज नदी पर लोकेटेड है। तो हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। चंडीगढ़ में ही तो हाल में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का पढ़ते हो कि जो नया नया है सनौली है ना, तो वो भी नया ही खोजा गया हड़प्पन। तो इसी तरह चंडीगढ़ में भी क्या है, हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसकी अतिरिक्त कोट लानिहंग, चक 86, ढेर माजरा आदि पुरास्थलों से सिंधु सभ्यता से संबद्ध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो चंडीगढ़ नया नया है हड़प्पन स्थल, साथ ही साथ रोपड़ को याद रखिएगा सतलुज नदी पंजाब में है। इसके बाद बात आती है गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र मैदानी भागों में 22 सैंधव पुरास्थल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही गुजरात में, जिसमें 14 जो है कच्छ क्षेत्र में, शेष अन्य भागों में स्थित हैं। गुजरात में पाए गए प्रमुख स्थलों में रंगपुर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लोथल है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, तो लोथल है, जो कि यह भोगवा नदी पर लोकेटेड है। इसके बाद पाडरी है, प्राभारू है, पाटन है, रोजदी है, भगवत राव है, सुरकोटदा भी एग्जाम में पूछा जाता है, नागेश्वर है, कुंतासी है और धौलावीरा भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 नगरों की विशेषता है खास, किला, मध्यनगर और निचला नगर है। तो यहाँ पर गुजरात के जो संबंधित स्थल हैं इनको रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा और ये आपका धौलावीरा, इनको याद जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र, जो कि सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद है, दक्षिणी जो स्थल है। तो महाराष्ट्र का दैमाबाद नामक पुरास्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिरपरिचित सिंधु लिपि में कुछ लिखा मिला हुआ है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिंधु सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। तो बदैमा दाग है, पूरा महाराष्ट्र नहीं, दैमाबाद, ठीक है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश पूरा तो है नहीं फैला, केवल मेरठ में है, मेरठ तक आइए। अगला तथ्य है कि ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य मिला था, तो दैमाबाद महाराष्ट्र बताइएगा। दैमाबाद किस नदी के किनारे है, गोदावरी। अगला तथ्य है स्थल दे रखे हैं, उत्खनन करता है और स्थल की स्थिति, लोकेशन। तो हड़प्पा की जो खुदाई है, उत्खनन जो करता रहे हैं वह दयाराम साहनी रहे हैं। और जो हड़प्पा लोकेटेड या पश्चिमी पंजाब साहिवाल जिला पाकिस्तान में है स्थित हड़प्पा, तो यह भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो भी भारत में नहीं है, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिंध का लारकाना जिला पाकिस्तान में लोकेटेड है मोहनजोदड़ो। याद कैसे रखोगे, या इसको ऐसे याद रख सकते हो नाम से, किसी चीज़ को हड़पना है, किसी की कोई भी चीज़ हड़पना है तो आपके अंदर कोई दया नहीं होगी, तो दयाराम साहनी हो जाएंगे हड़पने से। इस तरह थोड़ा दिमाग में आ जाएगा याद कि कोई भी चीज़ हड़पना है तो दया नहीं दिखानी है, तो हड़पना से हड़प्पा से आ जाएंगे दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का देखोगे तो राखलदास बनर्जी। इसके बाद सुतकांगे डोर है, जो कि इसके उत्खननकर्ता RL स्टाइन रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान होगा। चन्हुदड़ यमजी मजूमदार सिंध पाकिस्तान लोकेटेड है। रंगपुर की बात करोगे तो अहमदाबाद में है, गुजरात में। इसकी खुदाई उत्खननकर्ता रंगनाथ राव बीबी लाल रहे हैं। कोटदीजी फजल अहमद सिंध प्रांत पाकिस्तान। रोपड़ देखोगे तो पंजाब में है और यह YD शर्मा के द्वारा खुदन खनन करता रहे हैं। उत्खननकर्ता देखोगे तो बीबी लाल और BK थापर कालीबंगा, जो कि गंगानगर राजस्थान है। लोथल की बात करोगे असर राव के द्वारा उत्खननकर्ता अहमदाबाद गुजरात का है।
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, और मेरठ उत्तर प्रदेश में सुरकोटदा जगपति जोशी के द्वारा, कच्छ गुजरात में है। बनावली RS बिष्ट के द्वारा खुदाई उत्खनन, और हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। धौलावीरा जो है वो RS बिष्ट है, कच्छ करण गुजरात में है। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ रहे हैं, तो ये हरियाणा है। उसके बाद दैमाबाद देखोगे, ये अहमदनगर लोकेटेड है, देशपुर जो है कच्छ गुजरात में है। तो यह स्थल है उत्खननकर्ता और कहाँ पर लोकेटेड है आपने देखा। इसके बाद अगला दिया है सैंधव स्थलों से जो प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले तथ्य हैं। हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा से क्या क्या रहा है, तो हड़प्पा के सामान्य अवशेष आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो समाधि R37 कहाँ से मिला साक्ष्य, तो हड़प्पा याद रखिएगा। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, एक बर्तन पर बना मछुआरा, तो एक बर्तन पर बना मछुआरा का चित्र कहाँ से, हड़प्पा से। समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसको कि आप पृथ्वी देवी के रूप में लोग जो है इतिहासकार कहे कि जो पृथ्वी रही होंगी वो पृथ्वी से जो है गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, यानी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे उगते हैं तो पृथ्वी देवी बोला है। पीतल का बना इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जव के दानों के अवशेष, स्वास्तिक, सीपी का पैमाना आदि हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में बृहद स्नानागार, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बृहद स्नानागार साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो यह मोहनजोदड़ो। मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो। राजमुद्रांक, योगी की मूर्ति, ये एग्जाम में सर पूछ लिया जाता है। तो योगी की जो मूर्ति है यह जो है मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की जो मूर्ति है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट। कुंभकारों के 6 भट्ठे के अवशेष इत्यादि सब कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। अगला है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो से क्या क्या मिला है दोस्तों, इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति की अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो याद करिएगा चन्हूदड़ो। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में जो प्रमुख है, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह है ना, कुत्ते बिल्ली, तो यहाँ पर कुत्ता ही बिल्ली का पीछा करेगा, तो पीछा करते हुए उसका निशान है पैरों का। अलंकृत हाथी है, कंघा, लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक कहाँ मिला था, तो चन्हूदड़ो। 4 पहियों वाली जो गाड़ी, इन सब के जो साक्ष्य मिलते हैं वह चन्हूदड़ो से। बात आती है लोथल से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, खास विशेषता है लोथल। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो कि भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। लोथल सागर तट स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में जहाज़ों की गोदी यानी डाकयार्ड, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से गोदी बाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से। धान और बाजरे का साक्ष्य हो गया, फारस की मुहर है, घोड़े की लघु मूर्ति है, धान की भूसी, मनका उद्योग के साथ तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियाँ। तो ये जो 3 युगल समाधियाँ हैं ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि 3 युगल जो समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, लोथल से, जबकि जो युगल समाधियाँ यानी सिंगल जो मिली है, जोड़ी एक ही जोड़ी, वो कालीबंगा से मिली है। अग्निवेदिका, ठीक है, जो हवन कुंड, हवन करेंगे है ना, कुछ ऐसा है गाना, ठीक है। तो ये अग्निवेदिका का जो साक्ष्य मिला कहाँ से, लोथल से। कालीबंगा, तो कालीबंगा भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा ला जाता है। तो कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है।
कालीबंगा से प्रमुख जो प्राप्त अवशेष हैं, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, ठीक है। तो अग्निवेदिकाएँ 7, अगर आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ पूछा जाता है तो आप लगाइएगा कालीबंगा, और अग्निवेदिका पूछा जाता है तो आप अभी ऊपर पढ़े हो लोथल, ठीक है। लोथल ये अग्निकुंड कहाँ गया, लोथल का, ये अग्निवेदी, ठीक है। अग्निवेदी का साक्ष्य अगर 7 इकट्ठे पूछा जाता है कि आयताकार और 7 अग्निवेदिकाएँ कहाँ से, तो कालीबंगा लगाइएगा। जुते हुए खेत के साक्षी एग्जाम में पूछा जाता है। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मोहड़े, ईंटों से निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड, शल्यक्रिया, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह कालीबंगा से। अगला है आपका स्थल बनावली। तो बनावली में भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं, प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख जो अवशेष हैं वो हल्की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तांबे के बाड़ाग्र हैं, तिल है, सरसों का ढेर है, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें आदि कहाँ से मिली हैं, बनावली से। तो हल्की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना कहाँ से, बनावली से। अगला है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। तो खासियत याद रखो कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, सुरकोटदा से। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है, कहाँ पर, सुरकोटदा में। आइए स्थल दे रखे हैं और वह स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर आप देखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, चन्हुदड़ो सिंधु, मांडा, चिनाब, कालीबंगा, घग्घर, लोथल, भोगवा नदी पर, ठीक है, भोगवा। रंगपुर देखोगे तो चुक भादर पर, रोपड़ सतलज नदी, बनावली जो है वह सरस्वती नदी, रंगोई नदी, आलमगीरपुर देखोगे तो हिंडन नदी, और सुदकांगेडोर जो कि दास्क नदी है। तो यह सुदकांगेडोर आपका सबसे पश्चिमी पूर्वी जो है आपका ये छोर है, स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश का, हिंडन नदी पर, तो यह यूपी का हो गया। इसके बाद है ये सुदकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। सबसे पश्चिमी जो है, सबसे जो यहाँ पर मांडा दिया है ये सबसे उत्तरी हो गया, जम्मू कश्मीर का चिनाब। सबसे पश्चिमी जो है वो आपका है सुदकांगेडोर, मांडा हो गया। सबसे दक्षिणी छोर है दैमाबाद, यहाँ नहीं दिया तो दैमाबाद आप पढ़ के ही आ रहे हो, कहाँ पर है, महाराष्ट्र। किस नदी, गोदावरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार। तो जो हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार होते थे, यानी जो आयातित वस्तुएं हैं, जो हड़प्पा वासी रहे हो कहाँ कहाँ से आयात करते थे, तो तांबा वहाँ जो मंगाते थे ना वो खेतड़ी राजस्थान ओमान से मंगाते थे। चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से आती थी। सोना जो है वह कर्नाटका, आप KGF मूवी देखते होगे तो है, दक्षिणी जो भारत है कर्नाटका KGF, तो वहाँ से सोना था, मतलब वहाँ रही होगा। अफ़गानिस्तान है, टिन है अफ़गानिस्तान, ईरान से गोमेद है सौराष्ट्र, गुजरात से। लाजवर्द की देखोगे तो लाजवर्द जो मणि है मेसोपोटामिया से आता था। शीशा की बात करोगे तो ईरान दक्षिण भारत से। तो खासकर आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जा चुका है, टिन का पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा तथा धौलावीरा है। धौलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा है। हड़प्पा के शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की जो है वो प्रथा विद्यमान थी। तो शव को दफनाया जाता था वो हड़प्पा में, जबकि मोहनजोदड़ो स्थल जो रहा वहाँ के लोगों में जो प्रथा रही है अंतिम संस्कार करने की, जलाने की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन पद्धति, ग्रिड पद्धति। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे, घरों के दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती थी वो सड़क की ओर ना ही खुलती थी, सड़क की ओर ना खुलकर क्या है, पीछे की ओर जो है वो खुलती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल रहा है लोथल, तो लोथल जो नगर रहा वहाँ पर घरों के दरवाजे जो है वो सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन जो और स्थल रहे हैं वह सड़क की ओर ना खुलकर उनके दरवाजे जो है वो पिछवाड़े खुलते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था।
तो हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में, लेकिन धौलावीरा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 3 भागों में विभाजित रहा है। ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि धौलावीरा जो है सबसे ऊपरी जो किला रहा है, मध्यम नगर, उसके बाद निचला नगर रहा है। कृषि हड़प्पा सभ्यता का मूल जो आधार था, तो हड़प्पा सभ्यता जो रही है उसकी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार रहा वह क्या रहा है, कृषि ही रहा है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक जो निर्मित रही मोहरें वह सेल खड़ी से निर्मित मोहरें रही हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो ये तलवार जो छुरी है ना, ये सब नहीं परिचित थे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कम करते रहे होंगे, है ना, वरना तलवार तो रहती। चलो, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग रहे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, जैसे कि आज लोग चीनी उनी, चलो तो शहद का प्रयोग करते थे, क्योंकि जानते हो ये शहद जो है वो जो मधुमक्खी है वहाँ से अपना निकालते रहे होंगे, तो मीठा जो स्वाद रहा वहाँ से लेते रहे होंगे अपना। तौल की जो इकाई रही है संभवतः जो अनुपात रहा वह 16 की अनुपात में रहा है ना, जैसे कि 1 मन बोलते हैं, 1 मन बराबर 16 किलो, 16 के अनुपात में रहा है। मेसोपोटामिया की अभिलेखों में वर्णित मेलुहा जो शब्द है इसका अर्थ होता है सिंधु सभ्यता से ही, ठीक है। तो मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है, सिंधु सभ्यता से ही है। किसमें, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो अभिलेख जिसमें उसमें वर्णित है मेलुहा शब्द, इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ना तो कोई समाधि ना कोई मंदिर, इसका अवशेष नहीं मिलता है, इसका पता नहीं चलता है सिंधु घाटी सभ्यता वालों को। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, योम, भैंसा तथा आप ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं कि उनकी जो मुद्रा में बैठे हुए हैं, योगी की मुद्रा में पशुपतिनाथ जी, तो नीचे जो है इनके 2 हिरण भी क्या है, विराजमान हैं। तो ये एग्ज़ाम में यह तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दाएं बाएं हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा और जो है 2 हिरण भी विद्यमान है ना। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता कौन। अब जैसे पूछा जाए कि शेर का साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बताइएगा नहीं, ठीक है। शेर हो गया, गाय हो गया, तो इनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मातृ देवी की क्या है, पूजा करते थे। पूजा तो और भी करते थे, लेकिन जो मातृ देवी रही की सर्वाधिक प्रचलित जो है उपासना वो सभी लोग ज़्यादा करते थे। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियाँ कुंताशी, धौलावीरा, योम, राखीगढ़ी है, ठीक है। तो आपको विशालतम देखेंगे तो 4-5 है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, और ख़ासकर यूपी में कह रहे हैं, मतलब आपका जो भारत है अपना प्यारा, इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हड़प्पन स्थल है वह राखीगढ़ी है। दूसरे नंबर पर धौलावीरा का नंबर आता है, तो पहला याद रखो राखीगढ़ी। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो यह रहे हैं पिग्गट। कौन, पिग्गट महोदय। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, क्योंकि आप जानते हो पत्थर रहा, ठीक है, उसमें क्या है, पेड़ निकल आया था, पेड़ पौधा जो जम गए थे उसी को जो है धरती मान लिया गया था, धरती माता, उर्वरता की देवी, ठीक है। तो क्या है, लोग पूजा करते थे। शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित रही क्या है, मातृ पूजा, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। संधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ है। तो जो 4 जातियां विशेष कर पाई गई उसमें जो संभवतः रहा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उसमें जो है वो लिंग पूजा का जो है प्रारंभ वहीं से जो है वो संभावना जताई जा रही है। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो रही है वह मातृ
सत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, ठीक है। हड़प्पाई लिपि जो चित्रात्मक थी वो भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक, ठीक है, इस तरह पढ़ते, जो कि दाएं ओर से क्या है, बाएं ओर लिखी जाती। तो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी, भाव चित्रात्मक लिपि रही है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो पुनर्जन्म में क्या है, विश्वास करते थे, जैसे कि आज भी लोग करते हैं ज़्यादातर, है ना। चलिए, जय बजरंगबली। आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित तथ्य रहे हैं। और सिंधु सभ्यता आजकल आप देखते हो कि पता नहीं चला पतन हो गया, तो पतन के क्या कारण रहे हैं, यहाँ पर कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा रही, सब बह बुह गया, ठीक है, तो ये रहा विनाश हो गया। तो KUR कनेडी रहे हैं, प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं पतन का कारण। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा बताया जा रही है, इनका जो अनुमान रहा है, ये बता रहे हैं कि जो बाह्य और आर्यों के आक्रमण के कारण जो है ये सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। जॉन मार्शल एवं अर्नेस्ट मैके का कहना है बाढ़ भूकंप। RL स्टेइन एवं अमलानंद घोष का कहना है जलवायु परिवर्तन कारण रहा है पतन का। यमार साहनी कह रहे हैं भूतात्विक परिवर्तन रहा है। जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन का कारण है वह प्रशासनिक शिथिलता है, शासन प्रशासन ठीक नहीं रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका जो टॉपिक पहला रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। कंटेंट अच्छा है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।